तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में होगा और आज आपका 84वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है, यानी 84 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होगा। और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन तो मेरे भाई आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन दिया, इससे आसान दुनिया में और क्या हो सकता है। गति का समीकरण हम सभी लोग जानते हैं। जो गति का समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है? गति का समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो जो गति का समीकरण होगा ये किसने दिया? तो गैलीलियो गैलीली ने दिया, याद रखिएगा। गति का समीकरण किसने दिया है? तो कहेंगे यहां पर गैलीलियो गैलीली की बात करते हैं। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ये समीकरण दिया था। लेकिन जो गति के समीकरण है मेरे भाई, ये इनके लिए कंडीशन है कि वन डायमेंशनल मोशन के लागू होगा, और वन डायमेंशनल मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या होगा? तो मोशन होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू, एक्सेलेरेशन जो हमारा आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए पूरे मोशन के दौरान, पूरी गति के दौरान। तब हमारा फॉर्मूला आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब हमारा फॉर्मूला आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। और तब हमारा फॉर्मूला आता है यहां पर इसी तरीके से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। यही तीन गति के समीकरण है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता है। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, त्वरण है, ये समय है, ये आपका स्थिति, या फिर आप कहेंगे यहां पर आप कह सकते हैं कि स्थिति की बात करिए, दूरी की बात करिए, विस्थापन की बात करिए, बाद बाकी और सब टर्म आपको नो नहीं है। लेकिन भी अंतिम वेग, यू हमारा प्रारंभिक वेग को दिखाता है। तो इस फॉर्मूला में आपसे सिंपली पूछा है कि यू किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे भाई अंतिम वेग ये प्रारंभिक वेग होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसकी बात करते हैं। कह रहा है किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में चला जाता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, धातु की बात कही जा रही है। तो धातु की बात अगर कही जा रही है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे ब्रॉन्ज को, चूंकि एक मिश्र धातु होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन हमारा मिश्रण होता है, तो ये तो हमारा ऐसे भी छट जाएगा। हम पारा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पारा की बात करते हैं तो पारा का सिंबल हमारा Hg होता है, और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसकी इंग्लिश में इसको हम लोग यहां पर मरकड़ी कहते हैं। और इस मरकड़ी की अगर बात करें मेरे भाई तो ये हमारा धातु होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारे मेटल्स हैं, धातु हैं। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये हमारा धातु तो है, लेकिन ये हमारे रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं। एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये एट रूम टेम्परेचर पर, यानी कि मेरे भाई रूम टेम्परेचर पर ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी पारा का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं? बैरोमीटर में भी करते हैं। इसी पारा का इस्तेमाल कहां पे करते हैं हम लोग? थर्मामीटर, जो बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए यूज करते हैं, वहां भी इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं इस पारा का, तो आपको ध्यान रखना है कि पारा हमारा द्रव अवस्था में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर द्रव को, इस द्रव को मेरे भाई अगर किस में बदलना है, इस द्रव को यहां पर हम कहेंगे गैसियस अवस्था में अगर बदल देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव को गैस में बदलने के लिए पारा के लिए आपका कितना डिग्री होना चाहिए तापमान? तो कहेंगे 357 डिग्री सेल्सियस इसका हम कहेंगे तापमान होता है। 357 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं। तो हमारा जो पारा होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम पारा की बात कर रहे हैं। पारा हमारा द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में चला जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और कॉपर की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कॉपर को ज्यादा तापमान चाहिए। कॉपर को द्रव, ये कॉपर हमारा ठोस अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में नहीं होता। आप ऐसे भी छांट सकते थे। कॉपर हमारा किस अवस्था में होता है? तो कहेंगे ठोस अवस्था में होता है। और ठोस अवस्था से हमारा द्रव अवस्था में जाएगा, फिर द्रव अवस्था से अगर गैस अवस्था में जाएगा तो इनको कम से कम टेम्परेचर चाहिए। तो कितना चाहिए? 1015 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर ये हमारा द्रव से हमारा द्रव अवस्था बनेगा। और फिर उससे भी ज्यादा तापमान पर क्या होगा? तो ये गैस अवस्था में जाएगा। तो आप टेम्परेचर को रेंज में लेते हुए मेरे भाई आप यहां से काट सकते थे। कांसा की बात करते हैं, इसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कॉपर और टीन होता है, उसमें भी कॉपर होगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है। पारा की बात करेंगे, पारा लिक्विड फॉर्म में हमारा रूम टेम्परेचर पर होता है, और यही हमारा द्रव से गैस अवस्था में जाएगा, तो इतने तापमान पर हमारा बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी, अगर हम पानी की देखते हैं, पानी की बात करते हैं, तो पानी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा पानी वाष्प भी बन जाता है। उसी तरीके से हमारा पारा भी है। आगे बात करते हैं बाथरूम के जो शीशे होते हैं, बाथरूम के शीशे
और झील पर होने वाला जो परावर्तन होता है वो हमारा चश्मे पर पड़ने वाली चमक, चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन का कारण होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि चश्मे पर पड़ने वाली चमक की बात कर रहा है, इसका मतलब मेरे भाई वो चमकीली सतह आपको दिखाई दे रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चमक की बात आती है यानी कि चमकीली सतह की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि चमकीली सतह हमारा जब मिलता है तो ये रेगुलर सरफेस में हमें प्राप्त होता है। ये किस में प्राप्त होगा तो हम कहेंगे यहां पर जो रेगुलर सरफेस होता है उसी से हमें प्राप्त होता है। और रेगुलर सरफेस हमारा कैसा होगा तो कहेंगे इसको हम लोग नियमित परावर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। और नियमित परावर्तन की जब बात होती है तो इस नियमित परावर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हम नियमित परावर्तन को अगर देखना चाहेंगे तो एक हमारा ऐसा मिरर होना चाहिए, एक हमारा ऐसा मिरर होना चाहिए जो कि पूरा कंप्लीटली प्लेन होना चाहिए और इधर से हम कहेंगे ये पूरी तरीके से हमारा पेंटिंग किया हुआ होता है। क्योंकि परावर्तन अगर करेगा तो पेंट किया हुआ होना चाहिए और अच्छी पेंटिंग हमको किससे मिलती है तो सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग करते हैं, इसको AgNO3 की पेंटिंग हम कहते हैं। एक साइड से पेंट कर देंगे और मेरे भाई इसके बाद क्या करेंगे तो इस बार हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहने का मतलब होता है कि अगर आप प्रकाश को जब इस पर आप गिराओगे तो जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगा उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। और इस तरीके से हम कहेंगे जितने भी रेस पर गिरेगी, जितना गैप लेकर के गिरेगी उतना ही गैप लेकर के ये बाहर भी निकल जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो हमारा कंप्लीट रूप से ये बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, इस तरीके से हमारा होना चाहिए। जितने भी प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई ये पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है तो हम कहेंगे कुछ इस तरह से रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा होगा। यानी नियमित परावर्तन की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे तो हम यहां पर नियमित हम यहां पर नियमित परावर्तन की बात करेंगे। एक्स हमारा जिस तरीके से ये किया उसी तरह से ये निकलेगा, जितना ये गैप उतना ये गैप, सेम वही गैप में मेंटेन करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बराबर होगा। तो नियमित परावर्तन के लिए हम कह सकते हैं मेरे भाई यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा बराबर हो जाता है। ये हमारे परावर्तन के नियम पर हमारा काम करता है। इसको हम लोग रेगुलर सरफेस कहते हैं। ये रेगुलर सरफेस है, प्लेन सरफेस है, रेगुलर सरफेस है। और इसी रेगुलर सरफेस को हम लोग स्पेकुलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई, इसी को हम लोग यहां पर स्पेकुलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग स्पेकुलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा स्क्वेलर यहां पर स्पेकुलर सरफेस भी हमारा कहलाता है। और जो स्पेकुलर सरफेस हमारा होता है वो हमारा रेगुलर सरफेस को कहते हैं। और इससे हमारा हम कहेंगे यहां पर स्पेकुलर हमारा परावर्तन होगा, यानी कि हम कहेंगे नियमित परावर्तन हमें प्राप्त होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो क्वेश्चन के आंसर करेंगे हमारा कौन होगा, कहेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपके यहां पर राइट हो जाएंगे। इसी में अनियमित परावर्तन भी होता है। अगर सतह हमारा इरेगुलर हो गया तो हम कहेंगे अनियमित परावर्तन होगा, आएगा टकराएगा वापस ऐसे जाएगा फिर आएगा फिर ऐसे भाग जाएगा, तो अनियमित परावर्तन हमारा यहां पर होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये किस केस में होगा मेरे भाई, तो ये डिफ्यूज सरफेस इसको बोलते हैं। और ये हमारा हम कह सकते हैं अनियमित परावर्तन के लिए होता है। तो जब कभी भी आपको चमक पड़ने की बात करेगा तो समझ लेना वो चमकीली सतह की बात कर रहा है। और जब चमकीली सतह की बात करेगा तो नियमित परावर्तन के लिए आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए, जिसको रेगुलर सरफेस भी कहते हैं, स्पेकुलर सरफेस भी कहते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली बनाना है। तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली बनाना है। और तांबे के तार का मेरे भाई क्या करना है, तो एक आयताकार कुंडली बनाना है और उसको क्या करना, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करा देना है। यानी कहने का मतलब है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये हम कहते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं। और ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपस में सब एक दूसरे के क्या है, तो यहां पर समानांतर हमें दिख रहा है। और ऐसी परिस्थिति में क्या कर दिया जाता है, तो यहां पर आपके पास एक आयताकार कुंडली का तार है और आयताकार कुंडली का जो तार होगा मेरे भाई हमारा कुछ इस तरीके से होगा। आयताकार जो कुंडली का तार होता है हम कहेंगे यहां पर हमारा कुछ इस तरीके से होगा और ये आयताकार होता है। आप लाल वाले सरफेस को सिर्फ देखिए, आयताकार है और आयताकार ये कुंडली है। और इसी को क्या करते हैं, तो रोटेट करा दिया जाता है। जब इसी को घूर्णन करा दिया जाता है, इसके एक्सिस के अबाउट अगर हम घूर्णन कराते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि ये हमारा एक्सिस है और इसी एक्सिस के अबाउट इसको घूर्णन करा दीजिए। ऐसे करके आप इसको घूर्णन करा दीजिए। ऐसे करके जब आप रोटेट कराते हैं तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई फ्लक्स हमारा क्रिएट होता है, फ्लक्स कटता है। और
और जब फ्लक्स करता है तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमें प्राप्त होता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति अगर वो कर रहा है, कौन, तो कहेंगे तांबे की तार। अगर हमारा लाल वाला तांबे की तार है, ये तांबे की तार हमारा लाल वाला आयताकार है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम उसको गति कराते हैं, घुमाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त में कितने प्रतिभ्रमण पश्चात, अच्छा ये कह रहा है मेरे भाई कि करंट के डायरेक्शन में हमारा परिवर्तन क्या होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि इसमें हमारा ये जो फेज कटता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा कुछ इस तरह से ही हमारा ये साइनोसोइडल फेज होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन की जब बात आती है तो यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से चलना शुरू करेगा, यहां तक अगर पहुंचेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन होता है। लेकिन जैसे ही ये आधा घूमेगा मेरे भाई, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि करंट के डायरेक्शन में परिवर्तन आ जाता है। तो आधा घूर्णन पर क्या होगा, तो करंट की दिशा बदल जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये आधा घूर्णन करेगा तो यहां से यहां पहुंचेगा और करंट के डायरेक्शंस में यहां पर परिवर्तन हो जाएगा। पहले ये प्लस था तो अब ये कंप्लीट रूप से हमारा माइनस होगा, यानी कि यहां पर प्लस था तो यहां माइनस होगा और करंट की दिशा यहीं पर बदल जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आधे घूर्णन पर ऐसा होता है। किस घूर्णन पर होगा, आधे घूर्णन पर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, रडार की हम बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो रडार हमारा होता है, ये रडार क्या करता है, वस्तु की स्थिति का पता लगाता है, वायुयान की गति का पता लगाता है मेरे भाई, वायुयान की स्थिति और गति का पता लगाता है। तो ये वायुयान हमारे स्पेस में भी चले जाते हैं तो वहां पर भी रडार हमारा काम करता है और रडार उसका पता लगाता है। तो रडार ऐसे वेव का प्रयोग करेगा जो वेव मेरे भाई हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम में हमारा वेव प्रोपेगेट करेगा। तो जाहिर सी बात है वो हमारा एक ही वेग हो सकता है जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रडार सिस्टम में मेरे भाई जो वेव हमारा, जो तरंग हमारा इस्तेमाल होगा उसको हम लोग यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी गमन कर जाएगा और इसको माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम कहेंगे यहां पर हमारे पास रेडियो वेव भी है, इंफ्रा भी है, परावैगनी की भी बात करते हैं। तो रडार में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछा गया है। तो रडार सिस्टम में मेरे भाई हम लोग जो वेव यूज करते हैं उसको माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रो का क्यों करेंगे तो हम आपको यहां पर बताएंगे मेरे भाई। यहां पर हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं और जो माइक्रोवेव हमारा होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये हमारे स्पेस में भी कहीं भी हमारा ट्रेवल कर जाता है। तो ये तो बात सही है कि हमारा अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, इंफ्रारेड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रेडियो का भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे माइक्रोवेव का ही रडार में इस्तेमाल होता है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर रडार वाले सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं तो माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये निर्वात में भी हमारा गमन कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रडार वाले सिस्टम में हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है मेरे भाई वो मिनिमम मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सभी द्रव छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। जाहिर सी बात है मेरे भाई कि द्रव जो हमारे होते हैं वो एक पदार्थ है और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बात कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों की बात करते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म हमारे भिन्न भिन्न होते हैं। ये डाल्टन का स्टेटमेंट है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि अगर हमारा तत्व ही अलग अलग हो गया तो उसके रासायनिक गुणधर्म या फिर हम कहेंगे परमाणु के द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, यानी कि वो भी भिन्न भिन्न होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी इनका सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी इनके सही हो गए। तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी यौगिक की अगर हम बात करते हैं तो यौगिक हमारा जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो हमें लोगों को यह बात पता होता है कि जब हम यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, जब हम यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं तो मेरे भाई एक निश्चित अनुपात में हमारा यहां पर एटम होता है इसमें। तो ध्यान रखेंगे इसमें मेरे भाई निश्चित अनुपात की हम बात करते हैं। एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में हमारे क्या होंगे तो इसमें कंपोजिशन होता है। यहां पर कह रहा है कि परमाणुओं की सापेक्ष संख्या जो होगी वो अनिश्चित होगी, जो कि मेरे भाई बिल्कुल गलत है। कंपाउंड कह दिया है, यौगिक कह दिया है तो निश्चित होना चाहिए था, मेरे भाई अनिश्चित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर रॉन्ग हो गया। तो अगर कोई भी कंपाउंड हमारा अगर बनता है जैसे H2O है तो जितने हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने होने चाहिए तभी वो एक कंपाउंड होगा। अगर अनिश्चित अनुपात में होगा तो उसको एक
मिश्रण कहेंगे उसको कभी यौगिक हम कह नहीं सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और हम लोगों को पूछा गया कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे कण को ही हम लोग परमाणु कहते हैं और बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। अगला कहता है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की बात करता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर कहने का मतलब है कि एक हमारा जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर हो जो हम लोग लगाते हैं, उस डॉक्टरी थर्मामीटर की अगर हम बात करेंगे वो ग्लास में होता है, ताकि ग्लास में रीडिंग लेना बहुत आसानी से आप रीडिंग देख सकते हैं, कितना एक्सपेंशन किया वो आसानी से देख सकते हैं, ऐसा ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, उसके अंदर हम लोग लिक्विड रूप में क्या तो पाड़ा भरते हैं, मरकड़ी को भरते हैं। तो मेरे भाई लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को मापने के लिए, तो वो पदार्थ हमारे कौन होंगे, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि उसमें हमारा मरकड़ी होगा और साथ में एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल भी होगा और साथ साथ हमारा क्या होता है, यहां पर पाड़ा की बात करते हैं, मरकड़ी की बात करेंगे, तो मरकड़ी के साथ में हमारा पाड़ा होता है और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। मरकड़ी में हम एल्कोहल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे भाई उस मरकड़ी को ये अल्कोहल जमने नहीं देता है, लिक्विड बना करके रखता है, ताकि आप आसानी से आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रीडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक हमारा नहीं है, यानी कौन सा हमारा केमिकल यहां पर केमिकल हम कहेंगे कोगुलेंट्स नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई केमिकल कोगुलेंट्स हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बाद बाकी पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड भी होता है, एल्युमिनियम सल्फेट भी होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 भी होता है, हम लोग कहेंगे ये सब होता है, लेकिन हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा नहीं होगा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेरे भाई रासायनिक स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग चिप्स वगैरह में भी, जो हमारा चिप्स वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें भी इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मेरे भाई उसको वो क्या करता है, जमने से रोकता है, खराब होने से बचाता है। तो यहां पर स्कंदन नहीं करता, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा कोगुलेशन का काम नहीं करेगा, तो ये केमिकल हमारा इस्तेमाल नहीं होता, इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए, अगर कोई अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है तो रिएक्शंस के दौरान उसमें क्या होगा, तो उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, उष्माक्षेपी होगा। उष्मा लेगा तो उसको उष्माशोषी कहेंगे, जो उष्मा का शोषण करता है उसको उष्माशोषी, जो रिएक्शन के बाद उष्मा को बाहर निकलता है उसको उष्माक्षेपी कहेंगे। तो मेरे भाई जब प्राकृतिक गैस की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस हमारा क्या होता है, जैसे मीथेन गैस हमारा प्राकृतिक गैस होता है, और जब मीथेन गैस को जब जलाते हो, खाना पकाते हो, तो उससे उष्मा बाहर निकलती है। इसका मतलब है मेरे भाई उसका दहन कर रहे हैं, जलाते हैं तो उससे उष्मा निकलती है, जिससे आपका खाना पक जाता है, हम कहेंगे ये हमारा उष्माक्षेपी होगा। श्वसन के दौरान क्या होता है मेरे भाई, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, तो वहां से एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहां पर भी हमारा क्या होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। वनस्पति द्रव के विघटन होकर कंपोस्ट बन जाना, वनस्पति द्रव का मेरे भाई विघटन कहने का मतलब होता है कि जितने भी खाने पीने की चीजें होती है, जो भी फूड वेस्ट होता है, अगर वो सड़ गल जाता है तो सड़ने गलने के बाद वो खाद बनेगा और उससे भी हीट बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है, तो ये भी हमारा कंपोस्ट बनेगा, तो उस समय हम कहेंगे यहां पर उष्मा बाहर निकलेगा। तो इन तीनों केस में उष्मा बाहर निकलेगी और ये तीनों के तीनों हमारे क्या, तो उष्मा हम कहेंगे क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र हमारा CHCl3 है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो CHCl3 जिसका गलनांक बिंदु आपको दे रखा है 209 केल्विन दे रखा है, ये हमारा कौन सा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा क्लोरोफॉर्म कहलाता है। और इसका इस्तेमाल CHCl3 का इस्तेमाल हम लोग कहां पे, प्रशीतक के रूप में करते हैं, लेकिन इसको बैन कर दिया चूंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, और प्रशीतक वैसे प्रशीतक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्लोरीन नहीं होता है, जैसे R134A का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है। तो मेरे भाई इस केमिकल फॉर्मूला का देखते हुए हम कहेंगे क्योंकि उसमें क्लोरीन है तो इसलिए हम इसका नाम कहते हैं कि ये हमारा क्लोरोफॉर्म हमारा हो जाएगा। और CHCl3 को हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो क्योंकि ट्राइक्लोरो हम लोग कहते हैं, ये हमारा ट्राइक्लोरो की हम बात करते हैं, तो ये हमारा ट्राइक्लोरो हो गया और एक ही कार्बन का बना हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा मीथेन कहलाता है। तो ट्राइक्लोरो हमारा मीथेन होगा, और ट्राई का मतलब 3 होगा, क्लोरो का मतलब हम कहेंगे क्लोरीन की बात करेंगे तो 3 को हमारा क्लोरीन है और 1 कार्बन है, तो हम कहेंगे 1 कार्बन का हमारा मीथेन होगा। तो इस तरीके से इसका नाम हमारा ये भी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम यहां पर क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। इसी को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसी को हम यहां पर क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमारा क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। इसका इस्तेमाल किसके रूप में करेंगे, तो हम लोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कीटनाशक होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, और क्लोरीन क्या करता है, कीट को मारने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है और वो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, वैसे ही ये भी हमारा काम आता है। आगे चलते हैं, मिलान करना और आपको बताना। ये तो मेरे भाई सबसे आसान क्वेश्चन है कि कोशिका का आत्महत्या बैग यानी कि सुसाइड बैग किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। जो कि मेरे भाई लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है और वही क्या करता है, बैक्टीरिया को, आसपास जो भी बैक्टीरिया होता है, डेड सेल वाला बैक्टीरिया, उसको खत्म कर देता है। तो हम कहेंगे 3 का तो हमारा डी मैच कर गया। अगर 3 का डी मैच कर रहा है तो मेरे भाई 3 का यहां सी कर रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 का सी मैच कर रहा तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और 3 का अगर मेरे भाई डी मैच कर रहा तो यही आंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आप कोशिका का पावर हाउस अगर किसी को कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो मेरे भाई 1 का हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा बी मैच कर रहा है। आप देख लीजिए 1 का बी भी मैच कर रहा है। इसका मतलब इस तरीके से हमारा मैच हो जाएगा और आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की हम बात करते हैं। एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉर्डेटा हमारा होता है जिसको कशेरुकी प्राणी कहते हैं, कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग कशेरुकी प्राणी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कशेरुकी प्राणी कहने का मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। इस बात को आप ध्यान रखें, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसको कशेरुकी प्राणी यानी कॉर्डेटा कहते हैं। अगर मेरे भाई यहां पर नॉन कॉर्डेटा की अगर बात करता है तो एक लाइन में आप जान लीजिए जो नॉन कॉर्डेटा होता है ये हमारा कैसा होगा, कहेंगे अकशेरुकी प्राणी को कहा जाता है। ये हम लोग किसको कहेंगे, तो यहां पर अकशेरुकी प्राणी की हम बात करेंगे। अकशेरुकी प्राणी हमारा होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसमें रीढ़ की जो हड्डियां होती है वो रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं होती, इसको नॉन कॉर्डेटा हम लोग कहते हैं। तो यहां पर बात आता है मेरे भाई कि अगर हम लोग कॉर्डेटा संघ के जीव की अगर बात करते हैं वो हमारा कौन सा होगा, ये स्टेटमेंट सही कौन सा है, तो हम कहेंगे पृष्ठ रज्जु को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो इसमें हमारा पाया जाता है, ये सही है। और कह रहा है कि इनमें हृदय पृष्ठीय या पार्श्व रूप में स्थित या अनुपस्थित होता है। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखेंगे, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होगा, तो हमारा हार्ट पृष्ठ होता है। और साथ ही साथ यहां पर पार्श्व रूप से स्थित या अनुपस्थित की बात कर रहा है। तो मेरे भाई इसमें से आंसर अगर करेंगे तो कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि गलत है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है मेरे भाई कि हृदय पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हृदय पृष्ठीय या पार्श्व रूप से स्थित अनुपस्थित होता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर मान लेते रीढ़ की हड्डी वाले जो हमारे जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, हम लोग रीढ़ की हड्डी में ही आते हैं। यानी कि जो मछली वर्ग के प्राणी होंगे उसमें रीढ़ की हड्डी होगी, या फिर हम लोग जो होते हैं जो भी यहां पर मैमल्स कहते हैं उसमें भी रीढ़ की हड्डियां होती है। कह रहा है कि उसमें हार्ट पृष्ठीय पार्श्व रूप से उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। मेरे भाई ये कह रहा है हम लोगों के शरीर में तो हृदय होता है, ये कह रहा है कि अनुपस्थित होगा, जो कि गलत दे रखा है। तो इसमें ये सही है, ये आपका गलत हो गया। और कहता है कि इनमें पश्च गुदा पूंछ अनुपस्थित होता है। तो मेरे भाई कह रहा है कि यहां पर जो प्रोस्टीरियर यहां पर टेल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। ये भी यहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो ये भी यहां पर मौजूद होगा, अनुपस्थित नहीं होगा मेरे भाई, ये में उपस्थित होता है, ध्यान रखेंगे। ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ ये सही है। अगर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि भोजन के नली से होते हुए धकेलने के लिए नली की मांसपेशी में जो मेरे भाई लबद्ध संकुचन होता है उसको कई बार बता चुके हैं मेरे भाई, इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और इसी कारण भोजन जो होता है हमारे पेट में चला जाता है। अगला मिलान करना है, बता दीजिए मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर अगर बात करेंगे तो हमारा मसल्स, ये हमारा देखते हैं प्रोटीन की हम बात करते हैं तो हम कहेंगे यहां पर हमारा मायोसिन जो होगा ये मांसपेशी के मसल्स होते हैं। तो हम कहेंगे ए का तो हमारा यहां पर 4 मैच करेगा। अगर ए का 4 मैच करेगा तो ए का 4 यहां है, ये तो खत्म हो गया। ए का 3 भी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के आंसर यही हो जाएंगे। बाद बाकी आप सभी लोगों को पता होगा मेरे भाई कि फैट के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों में। और अगर हम बात करते हैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट जो कि एक प्रकार का हमारा शर्करा होता है, और हम कहेंगे यहां पर खनिज जो हमारा होगा वो हमारा कैल्शियम फास्फोरस के रूप में मौजूद होता है।
आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई अखंड ज्योति की जो क्लासेस है ये आपको कंप्लीट रूप से मेरे भाई थ्योरी की क्लासेस है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शंस की क्लासेस आपकी चलती है और इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज कराए जाते हैं जो कि आपके लिए रामबाण होगा। अगर किसी को लगता है कि मेरा साइंस बहुत वीक है तो अखंड ज्योति बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कह रहा है डैश एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। मेरे भाई ऑक्सीजन अगर आसानी से उपलब्ध अगर होगा तो हम कहेंगे इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। क्योंकि अवायवीय जो होता है ये बिना हमारा ऑक्सीजन का होगा, इसलिए हम लोग वायवीय की अगर बात करते हैं इसमें ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंस होगा। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, दे रखा है कि यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाती है, यानी ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे चम्मच के आकार का अवतल दर्पण होगा। इसके बीचों बीच एक लाइन पास कराएंगे और वो लाइन हमारा प्रधान अक्ष कहलाता है। जहां पर मेरे भाई दर्पण को ये प्रधान अक्ष हमारा, जहां पर दर्पण को ये लाइन हमारा प्रधान अक्ष कट करता है उसको हम पोल कहते हैं। अगर कर्व इधर है तो सेंटर भी इधर होगा। सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। अब कहता है यदि आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो मेरे भाई ये प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण से अगर मान लेते इसके वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण अगर दर्पण पे पड़ती है, चलो थोड़ा सा इसको और मेरे भाई यहां पर थोड़ा अंदर डाल करके हम आपको समझाते हैं ताकि ये चीज आपको नीट एंड क्लीन आपको दिखने में जैसा लग रहा है वैसा ही होगा। यहां पर हमारा सेंटर हुआ, यहां पर हमारा मुख्य फोकस हो गया। इसकी प्रॉपर्टी ही होती है कि अगर सेंटर से अगर कोई प्रकाश की किरण अगर जाकर के टकराएगी तो मेरे भाई इस दर्पण के सतह पर 90 डिग्री पर होता है। और अगर कोई प्रकाश की किरण अगर 90 डिग्री पर गया तो जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते में वो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई कि किसी भी दिशा में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश पास करना चाहिए वक्रता केंद्र से, तभी ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सरफेस के साथ वो 90 डिग्री कोण बनाता है, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगा। तो आपको कह रहा है कि यदि हम आपतित प्रकाश की किरण और किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, कहां से? तो वक्रता केंद्र से जब गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी आने वाली किरण मेरे भाई और जाने वाली किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले जो कोण होंगे हमारे कितने होंगे? तो आपतित किरण और परावर्तित के बीच में बनने वाले कोण हमारे क्या होंगे मेरे भाई? तो हम कहेंगे वो 45 डिग्री नहीं होगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा, हमारा 150 नहीं होगा, हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि यहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण की बात कर रहा है। इसी में ये किरण आपतित है और ये किरण हमारा परावर्तित है, तो दोनों के बीच में मेरे भाई हम कहेंगे हमारा यहां पर कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 0 डिग्री हम लोग टिक आउट करेंगे, लेकिन इसमें 0 डिग्री हमारा आंसर नहीं दे रखा। एक्चुअली में आपतित किरण परावर्तित किरण का एंगल नहीं पूछा है, वो आपसे आपतन कोण और परावर्तन कोण का एंगल पूछा है, इसलिए आप 0 डिग्री इस क्वेश्चन के आंसर करोगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमारा क्या होता है? अविलंब के साथ बनाता है, और जब आपतन कोण, परावर्तन कोण और अविलंब जब एक ही लाइन पर हमारा होता है तो थीटा का मान हमारा 0 डिग्री होगा। एक लाइन में आप कहानी खत्म करेंगे और आंसर्स करेंगे यहां पर 0 डिग्री आपका राइट आंसर्स होना चाहिए। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक विक्रिया को पहचानना है। बताइए, इस क्वेश्चन को तो आप लोग मेरे भाई आसानी से पहचान लीजिएगा। इसमें बस चेक करना है आपको। जैसे कि मेरे भाई अगर हम इसको चेक करते हैं, बेरियम सल्फेट का रिएक्शन हमारा इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और इसके रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी को आप गौर से देखिए। इसमें 3 गो आपको क्या है, तो कि यहां पर हमारा बेरियम है, और इधर भी देखिएगा तो 3 गो बेरियम है। यहां पर मेरे भाई अगर देखिएगा तो आपको सल्फर एगो दे रखा है, और आप देखिएगा तो यहां भी आपको कितने, सॉरी यहां पर आपको सल्फर 3 से गुना, तो 3 गो सल्फर हो गया। तो यहां पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई है, तो कहेंगे 3 गो सल्फर हो गया। अगर ऑक्सीजन देखिएगा तो 3 चौके 12 गो ऑक्सीजन हो गया, और यहां भी देखिएगा तो 4 यहीं 12 गो ऑक्सीजन हो गया। यानी मेरे भाई इधर हमारा कंप्लीटली बैलेंस हो गया। अगर इसको देखते हैं तो एल्युमिनियम 2 गो दे रखा है, तो हम कहेंगे यहां पर एल्युमिनियम भी 2 गो हो गया। अगर क्लोरीन हमारा 6 है तो हम कहेंगे क्लोरीन भी 3 दूनी 6 हमारा है। इसका मतलब ये कंप्लीट बैलेंस समीकरण है। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ हम लोग क्या देखते हैं, उसके द्रव्यमान देखते हैं मेरे भाई, यहां पर बराबर है। एटम्स को भी हम लोग बराबर करते हैं। मानव वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की नालिकुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? यानी मेरे भाई जो नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन में क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, और उसी के ऊपर जालीनुमा संरचना जो होता है उसको हम लोग ग्लोबुलस कहते हैं। वो क्या करता है, तो कुछ चीज को, अनवांटेड चीज को फिल्टर कर देगा। जो अवशोषित करता है वो किसको किसको अवशोषित करता है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। ये अवशोषित ग्लूकोज को करेगा, जल को करेगा, इन दोनों की मात्रा को ज्यादा करता है, लवण को भी करेगा, एमिनो एसिड को भी करेगा। मेरे भाई प्रोटीन को अब्सॉर्ब नहीं करता है, वसा को भी नहीं करता, जहां वसा होगा उसको छांट देना। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे जाते हैं। हमारा जो नेफ्रॉन होता है, जो किडनी की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, और उस नेफ्रॉन में किसका अवशोषण होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इन चारों पैरामीटर का। आगे बात करते हैं, एक वस्तु को अवतल लेंस की बात करते हैं। अब ये मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा उत्तल दर्पण होगा, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, वही काम हमारा अवतल लेंस की कहानी होती है, वही हमारा अवतल लेंस की कहानी होती है। तो अगर उत्तल दर्पण के बारे में आपको पता है, यह हमेशा कैसा प्रतिबिंब देगा, तो कहेंगे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर यह हमेशा काल्पनिक देगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, यह भी बात मेरे भाई यहां पर सत्य है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर यह हमारा देखेंगे तो यह हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, यह हमेशा कैसा कहेंगे, हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही देगा, कभी बड़ा प्रतिबिंब हमारा नहीं देगा। तो जो काम ये करेगा वही काम हमारा ये करेगा। तो मेरे भाई इन दोनों के लिए सेम काम हमारा है, तो हम कहेंगे सीधा सीधा हमारा काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक तो हो नहीं सकता है, काल्पनिक होगा यानी कि आभासी होगा, आभासी होगा। लेकिन यहां पर बोला कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और हमेशा ये छोटा ही प्रतिबिंब देता है मेरे भाई, तो ये कभी बड़ा हो नहीं सकता है क्योंकि ये हमेशा ही छोटा देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपके राइट हो जाएंगे। अगर सिर्फ इतना भी बात आपको पता था तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से मेरे भाई इसको छांट करके आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास अगर हम लेके जाते हैं तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है और प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई कुंडली में जितना भी फेरों की संख्या ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट हमारा, उतना ही हमारा क्या होगा, यहां पर उत्पन्न हमारा प्रेरित धारा ज्यादा होगा। अगर गति भी ज्यादा होगा तो हमारा ज्यादा होगा। लेकिन मेरे भाई हम कहेंगे कुंडली के तार की प्रतिरोधकता पर हमारा निर्भर नहीं करता है, ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर बताना है। मानव का जो आमाशय होता है, हमारा जो स्टमक होता है मेरे भाई, कहता है कि वो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल गलत है, ना तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ना तो हमारा H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। हमारा जो आमाशय होता है, जो स्टमक होता है, वो मेरे भाई किसका फॉर्मेशन करता है, HCl का करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये हमारा खत्म हो गया, HCl होता तो सही होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, इसको हम लोग यहां पर HCl कहते हैं मेरे भाई। इस HCl की अगर बात करते हैं, इसका सिक्रेशन हमारा जठर ग्रंथि के जठर रस से होता है और ये आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में ये हेल्प कर देता है। और कहेंगे भोजन के पाचन में अगर ये हेल्प करता है तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसके काम में ये आता है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना, क्योंकि हमारे आमाशय के इनर वाले लेयर और आउटर वाले जो लेयर होते हैं उनके ऊपर में म्यूकस का लेयर होता है और ये HCl को क्या करता है, उस म्यूकस का लेयर क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इससे। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था, तो हम कहेंगे केवल और केवल दूसरा ही स्टेटमेंट हमारा सही है और आपको सही उत्तर चूज करना था। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की बात करते हैं मेरे भाई। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो आप सीधा समझिए, एथेनॉल हमारा क्या तो C2H5OH को कहते हैं और एथेनोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा CH3COOH को बोलते हैं, ये हमारा CH3COOH को बोलते हैं। तो अगर इनसे अगर इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं मेरे भाई, तो हम लोगों को कह रहा है कि एथेनॉल से ये एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में परिवर्तित होना, ये हमारा विनेगर होता है, ये हमारा एल्कोहल होता है। कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में प्रतिकरण अगर होता है तो बताइए ऐसा अगर हमारा होता है तो ये किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारा होता है। तो हम लोग इसमें सीधा देखते हैं मेरे भाई कि अगर इस कंपाउंड को अगर देखते हैं और इस कंपाउंड को अगर देखते हैं तो इन दोनों कंपाउंड में एक चीज नजर आ रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन की संख्या ये कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ गई है और जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरे पास को हम लोग यहां पर ऑक्सीकरण कहते हैं। इस बात को आप नहीं भूलिएगा, एक लाइन में ये कहानी आपका खत्म है कि आप कहेंगे यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है तो ऐसा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हमारा कहलाएगा और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट हो जाएगा। और आप देखिए इसको, यहां पर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर हमारे 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हाइड्रोजन की अगर कमी होती है तो अभी भी हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हमारा हो गया, यानी कि यहां भी हमारा क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक लाइन में मेरे भाई कहानी खत्म है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे इसको सीधा सीधा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमारा काम करता है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की हम बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, उसका कुछ विशेषता आपको नीचे दिया गया है, लेकिन आपको गलत चीज को चूज करना है। तो जो गलत विकल्प है उसको चूज करके आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको कह रहा है कि कोशिकाएं की हम बात करते हैं, ये संयुक्त होकर के कह रहा है कोशिकाएं जो होती, जो सेल होते हैं वो संयुक्त होकर के सिराओं का निर्माण करती है, और जो सिरा होता है मेरे भाई पतली पतली वेन्स के रूप में होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सिरा से हम कहते हैं अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो उसी का ये प्रवाह करता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है, लेकिन हम लोगों को गलत खोजना है। तो लसिका जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम लिम्फ कहते हैं मेरे भाई, ये द्रव पदार्थ हमारे स्किन के नीचे होता है और इसको हम लोग उत्तक द्रव के नाम से भी जानते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप जरूर नोट्स करके बनाते चले जाइएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर हाई ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं, उच्च रक्तचाप की अगर बात करते हैं, वो सिरा में नहीं होता है मेरे भाई, वो हमारे धमनी में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कहां पे होता है? तो धमनी में होता है। और धमनी जब संकुचित होता है, धमनी जब हमारा सिकुड़ता है तो उस समय हमारा होता है। तो ध्यान रखेंगे धमनी में हमारा उच्च रक्तचाप हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इसी धमनी से पूरे शरीर में हमारा ब्लड जाता है। क्योंकि धमनी का एक काम होता है क्योंकि हमारा शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, इसलिए यहां पर ब्लड का प्रेशर हमारा ज्यादा होता है। और यह गलत था, तो गलत को खोजना था। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का इस्तेमाल जहां पर आप नहीं करते हैं। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि जो धोवन सोडा हमारा होता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे केक को सेकने यानी बेकिंग करने के लिए। मेरे भाई केक अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये तो धोवन सोडा है, ये वॉशिंग सोडा होता है। यहां पर खाने वाला सोडा का इस्तेमाल केक में करते हैं, जो हम लोग खाते हैं। तो यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। तो मेरे भाई एक ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन ये हमारा 3 नहीं होगा। तो हम कहेंगे किसका इस्तेमाल लेकर एक ही ऑप्शन आंसर करना है। तो मेरे भाई एक ही हमारा आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल नहीं हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि चौथा स्टेटमेंट हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन घरेलू प्रयोजन के लिए हम लोग यहां पर जो हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जो कपड़ा उपड़ा धोने के लिए जो हमारा डिटर्जेंट होता है, उस डिटर्जेंट में भी हम धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मेरे भाई वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है और कपड़े को आसानी से धो देता है। और कांच, साबुन और कागज, इसके निर्माण में भी करेंगे। क्योंकि साबुन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जो साबुन में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे, ताकि पानी की जो अस्थायी कठोरता होगा उसको दूर करके झाग क्रिएट करेगा और कपड़ा झकाझक साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, लेकिन मेरे भाई यहां पर केक में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो केवल फोर्थ में नहीं करेंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो बात को बताना है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, उस बिंदु पर चुंबक के द्विसूचक को अगर रखकर ज्ञात करते हैं। तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है इस चीज को, कि किसी बिंदु की बात करें, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हम लोग किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेरे भाई द्विसूचक से हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो द्विसूचक होता है ये किसको, नॉर्थ और साउथ को बताता है। ये किसको बताता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्थ साउथ को बताता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको? तो कहेंगे नॉर्थ साउथ को ही रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा प्राप्त करनी होती है तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम लोग मैक्सवेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हम लोग मैक्सवेल रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर रॉन्ग हो गया। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा है, लेकिन हम लोगों को सही स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई, इस कथन को पहचान करना है, तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उस बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक को रख करके ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां पर बोला गया मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो यहां पर हमारा क्या होगा? एक चीज मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन सही कह रहा है। एक मिनट इसको हम लोग लेकर के चलते हैं। एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, यहां पर किसी बिंदु की बात कही गई है मेरे भाई, किसी बिंदु की बात कही गई है। और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो नॉर्थ साउथ का पता लगा करके हम लोग क्या करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर कोई मेरे भाई यहां पर स्वतंत्र रूप से अगर हमारा चुंबक की सुई अगर लटकी हुई है, तो जाहिर सी
सी बात है मेरे भाई वो क्या करता है, तो नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ ईस्ट को नहीं करेगा, नॉर्थ साउथ को करता है, उत्तर दक्षिण को करता है, उत्तर पूर्व को नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहां पर गलत है। आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के ध्रुव से सघन होती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वहां पर क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास होंगी, और चुंबकीय रेखा जब पास पास होती है तो वहां पर हम कहते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमारा सबसे अधिक होता है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेरे भाई हम कहेंगे ध्रुव पर हमारे जितने भी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती वो पास पास होती, इसलिए ऐसा होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे कहता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करेगा मेरे भाई, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तब इस परिस्थिति में 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, और 1 और 3 अगर होगा तो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सी स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का सी ही आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि बड़े पौधे और पेड़ों की कठोर तना में, किसमें, तो मेरे भाई कठोर तना में, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बड़ा काम का चीज है। कठोर तना में आपसे कह रहा है कि उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट की हम बात करते हैं। अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं, यानी कि मेरे भाई अपशिष्ट को बाहर निकालने की बात होती है। और जब अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है तो लेंटिसेल से होता है, जिसको हम लोग वातरंध्र के नाम से जानते हैं, और इसी से मेरे भाई हम कहते हैं रेस्पिरेशन भी होता है, वाष्पोत्सर्जन भी हमारा होता है। तो वातरंध्र हमारा क्या होता है, इसी हम कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ भी हमारा इसी से निकलता है, जो कि तना से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, पत्ती से निकलता नहीं है। क्योंकि रंध्र जो होता है वो हमारा पत्ती में होता है मेरे भाई, हम कहें परासरण भी नहीं होगा। परासरण के माध्यम से क्या होता है, हम कहेंगे मिट्टी से पानी हमारा जड़ में, मिट्टी में जो घुले हुए खनिज लवण होते हैं वो अगर जड़ में पहुंचता है तो उसको हम लोग परासरण का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन रंध्र हमारा कहां, पत्ती में होगा। तो मेरे भाई पत्ती से कभी भी अपशिष्ट पदार्थ हमारा बाहर नहीं निकलता है। लेंटिसेल कहां पे होगा, वातरंध्र कहां पे होगा, तो आप ध्यान रखिए इसका इंग्लिश गलत है। आप कहेंगे वातरंध्र की बात करें, इसको लेंटिसेल हम लोग कहते हैं। ये तना में मौजूद होता है। ये कहां पे मेरे भाई, तो ये तना में होता है, और यहीं से अपशिष्ट पदार्थ को वो बाहर करता है। जैसे आप देखिएगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उससे देखिएगा कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ आपको निकलेंगे जिसको हम लोग गोंद वगैरह के रूप में हम लोग देखते हैं। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और स्वतः गति, यानी अपने आप गति कर रहा है, उसमें कुछ भी हम प्रेशर वगैरह में डिफरेंस नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस हमारा होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों में होगा, लेकिन सबसे अधिक डिफ्यूजन अगर होता है तो गैस में होगा, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम डिफ्यूजन अगर होता है तो किसी का हम कहेंगे वो सॉलिड्स का होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, श्रेया की बात कही जा रही है, और यह सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से एक बड़ी परिक्षणली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की कुछ मात्रा मिला देती है, और इसका उत्पाद हमें क्या बनेगा वो पूछ रहा है। तो अगर हम H2SO4 की यहां पर बात करते हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं मेरे भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, यानी कि CaOH2 का निर्माण अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी परिस्थिति में यह क्या बनेगा, तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा, तो कैल्शियम सल्फेट हमारा बनेगा। और साथ ही साथ यहां से जो बाहर निकलेगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, तो कहेंगे हमारा H2O बाहर निकलेगा, और हम कहेंगे H2O के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स होगा। ये कंप्लीट रूप से हमारा एक बैलेंस समीकरण होगा मेरे भाई। और इस तरीके से आंसर करेंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी ए आपका राइट हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ साथ हमें जल भी प्राप्त होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि जब लेड नाइट्रेट की हम बात करते हैं, यानी लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 की हम बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर लेड नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं, इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर करा दिया जाए, पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग Ki से दिखाते हैं, और जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि हमें क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। तो लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 की हम बात करेंगे, और जब इसका हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कहेंगे PbIO3 का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे 2KNO3 का यहां से हम कहेंगे निर्माण होगा, यानी कि 2KNO3 का यहां पर निर्माण होगा। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई कि इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये अवक्षेप के रूप में होता है, और ये पीला रंग होता है। इसका कैसा रंग होगा, तो कहेंगे हमारा पीला रंग यहां पर देता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जब आप लेड नाइट्रेट की बात करते हैं और उसका रिएक्शन जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा प्रक्षेपण हमें सत्य होगा,
तो हम लोग कहेंगे यहां पर क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसा अवक्षेप बनेगा, पीला अवक्षेप बनता है, लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। तो लेड आयोडाइड का ही पीला अवक्षेप बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आंसर करेंगे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ समीकरण ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपके काम बनेंगे। पौधे में श्वसन के संबंध में कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। तो मेरे भाई पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कब होती है, एक बात हम लोग जानते हैं कि पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कब होती है, तो पौधे में श्वसन की जो क्रिया होती है मेरे भाई, एक लाइन में आप जान लीजिए कि पौधे में श्वसन की क्रिया रात में होती है। कब होगी, तो ये रात में होती है। और जब रात में श्वसन की क्रिया होती है तो उस समय पौधा क्या करता है, तो O2 लेता है, O2 लेता है और किसको छोड़ता है, तो कहेंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। CO2 गैस क्या करता है मेरे भाई, प्लांट हमारा छोड़ता है। इसलिए मेरे भाई प्लांट के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये O2 लेगा और ये छोड़ेगा, इसकी कमी कर देगा और आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई ऐसा हमारा गलत कथन को चूज करना है। तो एक बात बताइए मेरे भाई कि गलत कथन हमारा दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई दिन के समय में तो प्लांट लेता है, ऑक्सीजन को मिश्रित करता है। यहां पर उल्टा ही कह दिया कि वायुमंडल में मिश्रित करता है दिन के समय में, किसको, तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि बिल्कुल गलत है। दिन के समय में क्या होगा, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, तो हमारे वायुमंडल में जाता है। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन को ही यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित करता है, जो कि गलत स्टेटमेंट था, और इस गलत स्टेटमेंट का आंसर करेंगे यही हो जाएगा। पौधे में जो रंध्र होता है मेरे भाई, उसकी पत्ती में रंध्र, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उसी में गैस एक्सचेंज करता है, गैसों का विनिमय होता है। यह स्टेटमेंट सही है। बड़े अंतर कोशिकीय स्थान के कारण कोशिकीय में वायु का संपर्क आ जाता है, यानी उसमें मेरे भाई एयर भर जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर हम कहेंगे जो गलत हमारा था, तो सिर्फ और सिर्फ ये गलत था, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट को यहां पर चूज करना था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अगर किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। युग्मक निर्माण के दौरान जब यहां पर हमारा जायगोट्स बनता है, तो उस समय गुणसूत्र के आधा होने के द्वारा ऐसा होता है। तो मेरे भाई इस तरीके से हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तक तक अगर प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद या अन्य पदार्थ का परिवहन अगर होता है, तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर कहेंगे, यहां पर अन्य पदार्थों का परिवहन होता है प्रकाश संश्लेषण से विलेय उत्पाद, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बाद हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हमारा इस तरीके से ट्रांसपैरेशन की क्रिया होगी। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा इस तरीके से मेरे भाई आंसर क्या होंगे, सॉरी इसको हम लोग ट्रांसपैरेशन नहीं कहेंगे, इसको परिवहन बोला गया, तो स्थानांतरण हम लोग नाम देंगे, क्योंकि यहां पर प्रकाश संश्लेषण से यहां पर कह रहे कि पौधे पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तक तक, पत्तियों से कहां से, फोटोसिंथेसिस में भोजन बनेगा और उसको पौधों के अन्य उत्तक तक पहुंचाएगा, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद और अन्य पदार्थों का परिवहन करेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे पास को हम लोग यहां पर कहेंगे स्थानांतरण, यानी कि हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन का नाम देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा सही होगा। स्थानांतरण का यहां पर जो मीनिंग होगा वो हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, इसको ट्रांसपोर्टेशन का नाम देंगे। इसको हम लोग यहां पर कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन हमारा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्थानांतरण उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं। आगे चलते हैं, कार्बन द्वारा हमारा कह रहा है कि कार्बन द्वारा यहां पर बोला गया है कि प्रदर्शित जो श्रृंखलन का गुण होता है मेरे भाई, ये सबसे लंबा चेन हमारा बनाता है, सबसे एक लाइन में ही कहानी खत्म है। कार्बन मेरे भाई सबसे लंबा चेन बनाता है, ध्यान रखेंगे। आगे है मैक्पिगलियन जो ट्यूब्यूल्स होता है, ये हमारा कीट में होता है। किसमें होगा मेरे भाई, तो ये हमारा कीट में होता है। ये कीट का उत्सर्जी अंग माना जाता है, एक लाइन में आप जान लीजिए, कई बार आप पढ़ चुके हैं कीट का उत्सर्जी अंग क्या होगा, तो मैक्पिगलियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो मेरे भाई कीट जो हमारा आता है, ये कीट किसमें आता है, कहेंगे ऑर्थ्रोपोडा में आता है। ये किसमें आएगा, तो कहेंगे यहां पर ऑर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीव में होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ऑर्थ्रोपोडा जो संघ के जीव होते हैं उसी का कीट का उत्सर्जी, ये हमारा ऑर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत कीट आता है, और उसी का उत्सर्जी अंग यहां पर हम कहेंगे यहां पर मैक्पिगलियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो एनेलिडा नहीं होगा, कॉर्डेटा में तो हम लोग भी आते हैं मेरे भाई, ये नहीं होगा। इकाइनोडर्मेटा भी नहीं होगा, तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऑर्थोपोडा होता तो हमारा सही होता। ऑप्शन नंबर ई आप करेंगे यहां पर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से सवाल की बात करें, ये क्वेश्चंस मेरे भाई आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि बीपीएससी में ये ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। बोला गया कौन से सवाल की बात करते हैं जो प्रोटीन से हमारे भरपूर होते हैं और जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री द्वारा
पूरक आहार के रूप में, यानी कि इसको प्रायोरिटी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं, यहां पर स्पाइरुलिना की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो मेरे भाई हम यहां पर स्पाइरुलिना की अगर हम बात करते हैं, तो स्पाइरुलिना में मेरे भाई 95% की हम बात करते हैं, तो 95% हमारा प्रोटीन होता है। सबसे अधिक प्रोटीन हमारा इसी में होता है, सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक मेरे भाई, सबसे अधिक अगर प्रोटीन किसी में होता है तो कहेंगे सबसे अधिक प्रोटीन हमारा इसी में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का हमारा सवाल होता है, स्पाइरुलिना की हम बात करते हैं। तो स्पाइरुलिना में हमारा 90% प्रोटीन होगा, 95% प्रोटीन होगा, ये एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हमारा क्या होता है, यहां पर क्लोरेला की हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर मेरे भाई क्या होगा, यहां पर क्लोरेला की बात करेंगे, और ये भी एक प्रकार का हमारा सवाल ही है, ध्यान रखेंगे। ये भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर एक प्रकार का ये भी हमारा सवाल होता है, और इसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है इसके जस्ट बाद इसमें होगा, इसलिए एक नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये होगा, और मैं इसमें 90% प्रोटीन होता है एक लाइन में, आप जान लीजिए। इसके बाद ही मेरे भाई यहां पर सोयाबीन वगैरह आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही हमारा सोयाबीन वगैरह आता है, और सोयाबीन में 40% से 50% के आसपास हमारा यहां पर 40 से 50% ही इसमें प्रोटीन होता है। इसमें इतना ही हमारा प्रोटीन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये दोनों मेजर है, और इसी का इस्तेमाल क्या करता, तो अंतरिक्ष यात्री करता, ध्यान रखेंगे। और ये दोनों सवाल होता है, और इसी का इस्तेमाल कौन करता, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो मेरे भाई इसी का भोजन वो करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन उनको ज्यादा मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो स्पाइरुलिना होगा, क्लोरेला होगा मेरे भाई। स्पाइरोकैरा का इस्तेमाल नहीं करते, फ्यूनेरिया का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये भी सवाल है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, तो प्रोटीन हमें नहीं प्राप्त होता है। तो कहेंगे 1 और 3 हमारा करेक्ट होगा, और इस क्वेश्चन के जब आंसर करने के लिए जाएंगे तो 1 और 3 जहां दिखेगा वही आंसर होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक अगर प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे स्पाइरुलिना में होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर करेंगे, ऑप्शन में ये नहीं है तब हम इसके साथ जाएंगे। तो आपको मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या दे रखा है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के लिए मेरे भाई यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला कहता है कि हल्की है और अज्वलनशील भी है, और इसीलिए उसको हम लोग कहां पर, तो गुब्बारे में भर करके उड़ाते हैं। तो मेरे भाई गुब्बारा में हम वैसे गैस को उड़ाएंगे जो गैस हमारा ज्वलनशील होगा, नहीं जो अज्वलनशील होगा, जो किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात वो निष्क्रिय गैस का ही होगा, और निष्क्रिय गैस के लिए जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं वो गुब्बारे में हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, तो हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो हीलियम होता है मेरे भाई निष्क्रिय होता है, तो ना क्लोरीन होगा, ना ऑक्सीजन होगा, ना नियोन होगा। हम सीधा कहेंगे मेरे भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि हम लोग हीलियम गैस को भर करके हम लोग भराते हैं, और हीलियम हल्का भी होता है। अगला है मेरे भाई, ये तो आपको वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम पूछा गया है, और जो वनस्पतिक नाम हमारा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस की अगर हम बात करते हैं, ये किसका है, तो कहेंगे ये सरसों का। हम कहेंगे सीधा सीधा मेरे भाई ये जो नाम है ये सरसों का वनस्पतिक नाम है, यानी कि जो सरसों होता है उसी का ये साइंटिफिक नेम होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें से कोई नहीं आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। एल्युमिनियम को, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर क्या करते थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है, जिसको एनोडाइजिंग कहते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की इकाई होती है, एक एक बच्चा को पता होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पस के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जो जो क्वेश्चंस बेहतरीन है वो क्वेश्चंस हम श्योर आपको कहते जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना होती है। और NaCl की बात करते हैं, इसको नमक कहते हैं, और NH4Cl की बात करेंगे, हमारा नौसादर होता है। और अगर इन दोनों का हमारे पास मिश्रण है मेरे भाई, तो उनको पृथक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पृथक करने के लिए हम लोग यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग पृथक करने के लिए हम यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं कर सकते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे यहां पर सब्लिमेशन का प्रोसेस अपनाएंगे। क्योंकि ये दोनों ऐसे पदार्थ होते हैं मेरे भाई, ये दोनों ऐसे पदार्थ होते हैं कि डायरेक्ट ठोस अवस्था से ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि सब्लिमेशन का प्रोसेस ही इनको अलग कर सकता है, क्योंकि मेरे भाई अगर ये ठोस से अगर हमारा वाष्प बनेगा तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे कोई जल्दी वाष्प बनेगा, कोई धीरे से वाष्प बनेगा, इसलिए वो दोनों सेपरेट हो जाता है। तो यहां पर एक ही प्रोसेस हमारा बचेगा जो कि ऊर्ध्वपातन का होगा, और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे
भाई आज का जो डिस्कशन है वो आपका यहीं पर एंड होता है, लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरी एक क्लासेस मेरे भाई आ रही है और ये क्लासेस 5 अक्टूबर से हमने दिया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग नहीं जानते होंगे जान लीजिए कि 5 अक्टूबर से क्लासेस मैंने दिया है और वो नियुक्ति 4.0 की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर नियुक्ति बैच की हम बात कर रहे हैं और ये नियुक्ति बैच जो आपको है ये 4.0 के लिए स्पेशली आपके लिए आ रहा है। जो 6 to 8 वाले बच्चे होंगे या फिर जो 9 10th वाले बच्चे होंगे हम उनकी बात करना चाहते हैं। जो 6 to 8 वाले बच्चे होंगे या फिर जो लोग 9 10th की तैयारी करते हैं उनकी बात हम करते हैं। उन दोनों के लिए मेरे भाई ये रामबाण होगा। और 5 अक्टूबर याद रखिएगा नियुक्ति बैच आपके साइंस के लिए आपके बेहतरीन होंगे। और चूंकि इसमें क्या कर रहे हैं तो ये मेरे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इसमें दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरे भाई हम उसी को फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक होगा। जिन लोगों ने यहां पर मेरे भाई नहीं जुड़े होंगे आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ये क्लासेस आपको मिलेगी और इस क्लासेस को आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप एक दिन जरूर कहिएगा कि सर अगर सफलता मिली है तो ऐसे ही क्लासेस से सफलता मिली है। और ये क्लासेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जाइए ज्वाइन करिए, बेहतरीन तरीके से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 5 अक्टूबर से ये क्लासेस आपको मिलनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेरे भाई वैसे क्वेश्चन के साथ करिए, प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल पाए। और अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो आप स्वयं ही मेरे भाई बहुत अच्छे कर जाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको हर जगह से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यही रखेंगे और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक है, कल कितने बजे? रात के 9 बजे इसी चैनल पर हम लोग 9 बजे रात में मिलेंगे और फिर अपने आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे।